Class 5th, subject SST. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your SST teacher and today we are going to read chapter 16, India's contribution to world peace. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको चैप्टर की रीडिंग करवाई थी और ये है आपका सेकंड पार्ट जिसमें हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस। भारत का समर्थन विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। आप सभी जानते हैं इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जहां लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। ये यूनाइटेड नेशन का फाउंडर मेंबर भी है। इसने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए बहुत योगदान दिया है। इट हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड। इसने दूसरे देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का भी समर्थन किया है। भारत गुट निरपेक्षता और एक स्वतंत्र विदेशी नीति में विश्वास करता है। भारत यूएन का एक एक्टिव मेंबर भी है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडिया हैज़ प्लेड एन एक्टिव रोल एज एन फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएन। यूएन का एक फाउंडर मेंबर होने के नाते भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता है। जब यूएन ने 1945 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी की नींव रखी तो इंडिया इसका मेंबर रहा। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन पीस कीपिंग ऑपरेशन इन कॉन्गो, सिप्रस एंड लेबनान। साथ ही कॉन्गो, सिप्रस और लेबनान में चल रहे शांति अभियानों में भाग लिया। साथ ही इंडिया ने चाइना की हेल्प की यूएन में मेंबरशिप पाने में। भारत द्वारा शांति स्थापना के प्रयासों ने संयुक्त राष्ट्र को कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक और अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध को टालने का काम भी किया, या कह सकते हैं रोकने का काम भी किया। इंडिया सपोर्टेड द बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन सिक्योरिटी। भारत ने बांग्लादेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन अपनी सुरक्षा कीमतों पर किया। नॉन अलाइंड मूवमेंट, असंयुक्त आंदोलन। ये पढ़ते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेजर राइवल कैंप्स। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत सहित अन्य देश या दुनिया की सब बड़ी शक्तियों जो थी, जितनी भी बड़ी शक्तियाँ थी वो दो मेजर पार्ट्स में या दो मुख्य भागों में विभाजित हो चुकी थी। दिस कैंप वर लेड बाय द यूएसए एंड द फॉर्मर यूएसएसआर। अमेरिका एंड यूएसएसआर वर देन टू सुपर पावर्स। इन दोनों ही बड़ी शक्तियों को हैंडल कौन कर रहा था? एक को यूएसए और दूसरे को यूएसएसआर। एक तो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है रशियन सोवियत फेडरेशन सोसाइटी और सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दो सुपर पावर पूरी दुनिया में देखने में आई। ईच ग्रुप हैड सेवरल मेंबर कंट्री। हर ग्रुप के अंदर बहुत सारे देश सदस्य रहते थे। Besides, there were several military pacts like NATO led by the USA and Warsaw Pact led by USSR। मिलिट्री पैक्ट, ऐसे ही बहुत सारी मिलिट्री पैक्ट्स मतलब सैन्य शक्तियाँ, जैसे नेटो जो कि यूएसए गवर्न करती थी, जबकि वार्सो पैक्ट जो था उसे गवर्न कौन करता था? यूएसएसआर। दीज पैक्ट्स गारंटेड मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड सेवरल अदर बेनिफिट्स टू मेंबर कंट्रीज। ये जो सैन्य बल बनाए गए थे ये अपने जितने भी सदस्य थे उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देने के लिए और बाकी बहुत सारे अदर बेनिफिट्स देने के लिए, लाभ देने के लिए तत्पर थे। देयर वॉज इंटेंस राइवलरी बिटवीन देम। दोनों के बीच में अच्छी खासी दुश्मनी थी। इट वॉज नोन एज कोल्ड वॉर। लेकिन ये जो वॉर थी ये प्रत्यक्ष नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से चल रही थी, इसलिए इसका नाम कोल्ड वॉर रखा गया। एट दैट टाइम सम कंट्रीज हैड वॉन देयर फ्रीडम रिसेंटली। उस समय पे कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने अपनी आज़ादी अभी अभी प्राप्त की थी। दे वर रिलुक्टेंट टू ज्वाइन ईदर वन ऑफ टू कैंप्स बिकॉज इट कुड पुट देम अंडर सबजेगेशन ऑफ अ पावरफुल कंट्री। ये जो नए देश थे जिन्होंने अभी अभी आज़ादी प्राप्त करी थी, ये दोनों में से किसी भी पक्ष के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें दूसरे देशों के अधीन रहना पड़ेगा।
Some leaders like President Nasser of Egypt, Tito of Yugoslavia and the Prime Minister Nehru of India met at Belgrade, Yugoslavia in 1961. कुछ ऐसे ही नेता थे जैसे इजिप्ट के प्रेसिडेंट और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट, यहाँ इंडिया के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में मिले 1961 में, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी भी पावरफुल जो कंट्री है उसके अंडर काम नहीं करेंगे, किसी भी गुट निरपेक्ष राज्य का, या ऐसे ही कहें कि एक गुट निरपेक्ष देश का निर्माण करेंगे जहाँ पर वो सभी की सभी शक्तियाँ एक साथ रह सकेंगी जो कि किसी भी ताकतवर कंट्री के अगेंस्ट लड़ना नहीं चाहती हैं। दे इनिशिएटेड अ मूवमेंट कॉल्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसी आंदोलन को उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम दिया, जो कि असंयुक्त आंदोलन कहलाया। टुडे मैनी कंट्रीज ज्वाइन दिस मूवमेंट। आज बहुत सारे देश इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। देयर आर 118 कंट्रीज इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग देयर फ्रीडम एंड इन वर्ल्ड पीस। आज विश्व में 118 ऐसे देश हैं जो अपनी आज़ादी के लिए और विश्व की शांति के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं। दिस मूवमेंट इज़ ट्राइंग टू रिमूव पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिजीज़ एंड इग्नोरेंस। ये जो आंदोलन है ये विश्व से गरीबी, असाक्षरता, बीमारियां और जितने भी इस तरीके के मुद्दे हैं उनको दूर करने के लिए काम करती है। द मेंबर कंट्रीज आर ट्राइंग टू डेवलप ट्रेड एंड कॉमर्स अमंग देमसेल्व्स। और जितने भी इसके सदस्य देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। द मेंबर ऑफ द नेम कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ द यूएन। जो भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर्स हैं वो यूएन के भी मेंबर्स हैं। विद इन द यूएन दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड ग्रुप ऑफ 77। ऐसे ही यूएन के अंदर इन ग्रुप्स ने मिलकर एक नए ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम रखा ग्रुप ऑफ 77 टू वर्क यूनाइटेडली, एक साथ काम करने के लिए या एकजुट होकर काम करने के लिए। इंडिया प्लेड अ की रोल इन इट। भारत इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टुडे नेम इज़ रेस्पेक्टेड बाय ऑल। दिस हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिया इन द मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। आज जो ये नेम है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये सभी के द्वारा सम्मान पा रहा है और यही भारत का सबसे बड़ा योगदान है पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का। Here, your chapter 16 is completed. Now you have to read this chapter multiple times for better understanding. Okay? Thank you. Have a nice day.